इन दिनों देश में एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है और उसका नाम है वक्फ बिल। जब से ये वक्फ बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में आता है, वहां से पास होता है, फिर राज्यसभा में आता है, वहां से पास होता है और 5 अप्रैल को बड़ी जल्दबाजी में राष्ट्रपति भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और 8 अप्रैल से ये बिल बिल नहीं रहता बल्कि एक कानून के रूप में देश भर में लागू कर दिया जाता है। और इस लागू होने के बाद में कई राज्यों में तो ये भी देखा जाता है कि जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वो संपत्तियों को जो है उनका सर्वे कराने लगती हैं। यानी सरकार अपना काम शुरू कर देती है जिस मंशा से ये बिल लेकर के आई थी, यानी वक्फ की संपत्तियों को हड़पना। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि लगभग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लगभग 1.5 लाख संपत्तियां यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ की हैं, जिसमें से मात्र 10 से 15 हजार संपत्तियां ही रजिस्टर्ड हैं। यानी अगर कहा जाए मोटे मोटे तौर पर तो 10% संपत्तियां भी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में जो बाकी की 1,35,000 संपत्तियां बचती हैं, उस पर सरकार यहाँ पर पेंच फंसाना चाहती है और उन संपत्तियों को हड़पना चाहती है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर कार्रवाई पूरी भी कर ली गई थी। यानी सरकार इतनी जल्दबाजी में है कि वो कोई मौके से चूकना नहीं चाहती है। इसके अलावा जो प्रावधान लाए गए थे उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर मुस्लिम पक्ष हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने इस पर जो है आपत्ति जताई थी। और पहली आपत्ति तो ये थी कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें 22 सदस्यों की कमेटी होती है, जिसमें 12 जो है वो गैर मुस्लिम होंगे। इसके अलावा 2 पदेन सदस्य होंगे जो भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। यानी अगर कहा जाए तो 8 से 10 मुसलमान ही 22 सदस्यीय वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। अगर वैसे कहें दो जो पदेन सदस्य हैं, अगर उनको हिंदू होते हैं या कोई और धर्म से होते हैं तो उनको जोड़ दें तो खाली 8 बचते हैं, और अगर वो भी मुस्लिम होते हैं पदेन सदस्य तो 10 हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर कहा जाए देखा जाए तो बहुमत किसके पास गया? बहुमत तो दूसरे धर्मों के पास चला गया। और संपत्ति किसकी है? मुसलमानों की। और वक्फ क्या है? धार्मिक मामला। तो कहीं ना कहीं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यहाँ पर सरकार ने कर दिया। तो पहली जो आपत्ति थी वो ये थी। दूसरी आपत्ति थी कि जो जिला कलेक्टर हैं, जो डीएम हैं, वो वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करेंगे और वो ही अंतिम आदेश पारित कर देंगे कि ये संपत्ति सरकार की है या फिर वक्फ की है। यानी उनकी पावर को बढ़ा दिया गया था। इस बार पहले जो ये आदेश लेता था वो वक्फ बोर्ड खुद लेता था। और तीसरी आपत्ति ये थी कि जो वक्फ बाय यूजर, यानी जो संपत्ति पहले से चली आ रही है, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड, 2 चीजें होती हैं। आपको समझा देता हूं। वक्फ बाय यूजर वो होता है जो मौखिक तौर पर मेरे पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, या फिर इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आजाद होने से पहले जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, अंग्रेज थे, या फिर यहाँ पर मुगल शासन था, तो तब भी वक्फ संपत्तियां हुआ करती थी, लोग तब भी वक्फ करके जाया करते थे। तो जो उन्होंने मौखिक तौर पर किसी संपत्ति को वक्फ कर दिया, वो वक्फ बाय यूजर अभी तक चली आ रही है और वो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा एक चीज होती है टर्म वक्फ बाय डीड। वक्फ बाय डीड वो संपत्ति होती है जिसको बाकायदा लिखित तौर पर उसको जो है वो डोनेट किया गया है, वो संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे में जो आपत्ति थी वो ये थी कि वक्फ बाय डीड के अलावा वक्फ बाय यूजर जो संपत्तियां हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाए, यानी उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो ऐसे में उन संपत्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बारीकी से सवाल जो है वो यहाँ पर जो केंद्र सरकार की तरफ से वकालत कर रहे थे, यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनसे उठाए। और तब तक 5 मई तक अब जो है वो सुनवाई टाल दी गई है। यानी 5 मई पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतिम आदेश इस पर देगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 मई तक इस कानून पर अब रोक लगा दी गई है। जो सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे महाराष्ट्र के अंदर, जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जो मनमानी कर रही थी, जो निरीक्षण कर रही थी, अब उन पर भी एक तरीके से रोक लगा दी गई है। और ये मोदी शाह को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून में हस्तक्षेप करेगा। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अभी इस कानून के कोई भी ऑर्डर पास होने से पहले अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो सुप्रीम कोर्ट से धमकाते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे थे खुलेआम, और ये कह रहे थे कि हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के किसी भी काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और क्योंकि विधायिका के काम अलग होते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के काम
अलग होते हैं। यहाँ पे वो धमकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। और उसके बाद में आपने ये भी देखा कि जगदीप धनखड़ किस तरह से, जब से ये आदेश पारित हुआ, तो किस तरह से जगदीप धनखड़ भी सुप्रीम कोर्ट पर आक्रामक हो गए। यानी जब झटका आपको लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने लगते हैं। जब फैसला आपके पक्ष में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। राम मंदिर का फैसला आया तो आपने कहा ठीक है। आपने 370 लेकर आए, उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी नहीं की तो ठीक है। 3 तलाक बिल को जो है वो बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा तो ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल में संशोधन करने के लिए कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। जो तमिलनाडु से एक याचिका लगाई गई थी कि राज्यपालों और राष्ट्रपति की लिए एक समय सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया। भाई आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आखिर आप किस तरफ जो है वो देश को ले जा रहे हैं? किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? और आप तो खुद उपराष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आपको ये खुद समझना चाहिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आर्टिकल 142 में पावर है, सुप्रीम पावर है। वो जो चाहे वो आदेश दे सकता है और उसने बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही आदेश दिए। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र अब मोदी और शाह से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो तानाशाही की तरफ जाना चाहते हैं। वो तो यहाँ पर हिटलर शाही चाहते हैं। क्योंकि जब से देश के अंदर हिटलर 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार आई है, तो हिटलर शाही देखने को मिल रही है। मनमाने तरीके से फैसले आ रहे हैं। यहाँ पर चाहे सरकार हो, कोई भी बिल जो है वो समय लेकर के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बुलडोजर एक्शन पर भी रोक लगाई, लेकिन ना तो बुलडोजर एक्शन अभी तक रुक पाया। तमाम सरकारें बुलडोजर चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोदी और शाह तानाशाही पर आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट एकमात्र रास्ता है जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम करना अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब 5 मई को बिल्कुल ये देखा जाएगा। वापस चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। 5 मई को ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब वक्फ बिल में संशोधन कर देगा। और जो मेन मुद्दे यहाँ पर विपक्ष उठा रहा था, जो मुस्लिम संगठन उठा रहे थे, क्या उन सभी बातों को मान लिया जाएगा? क्योंकि उन पर ही बारीकी से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। और अगर ये सारे फैक्टर हटा दिए जाते हैं, यानी वक्फ बाय यूजर वाली बात को जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर कलेक्टरों की जो बात है अगर उसको वो भी हटा दी जाती है, और यहाँ पर जो पदेन सदस्य हैं वो सिर्फ गैर मुस्लिम हो सकते हैं, बाकी 20 सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि ये एक धार्मिक संस्था है, इसके अलावा जो चर्च हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जो हिंदू के मंदिर ट्रस्ट हैं, क्या उसमें भी आप मुसलमानों को शामिल करेंगे? तो यहाँ पर तुषार मेहता उस पर जवाब नहीं दे पाए, उनसे कोई जवाब नहीं बना। उसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में यहाँ पर जो है सवाल किया। इस पर यहाँ पर तुषार मेहता ने 7 दिनों का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने वो समय दे दिया। उसके बाद में 5 दिनों का समय यहाँ पर विपक्षी जो याचिकाएं लगाई गई हैं उनको भी दिया गया है। उसके बाद में जब दोनों लोग अपने अपने जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेगा और उसके बाद में 5 मई को अपना फैसला सुनाएगा कि ये वक्फ बिल रहेगा या नहीं रहेगा, या रद्द हो जाएगा, या इसमें क्या क्या संशोधनों की जरूरत है, वो संशोधन कब से प्रभावी होंगे। और अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि लग रहा है, मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो बैसाखियां मोदी सरकार की हैं, यानी जिनसे जबरदस्ती समर्थन इस पर लिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं टूट सकती हैं और एनडीए में एक भगदड़ मच सकती है। यहां तक कि जो केंद्र सरकार है वो गिर भी सकती है, क्योंकि तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। मोदी शाह तानाशाही पर उतर चुके हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अगर वक्फ बिल में झटका लगता है तो ये सरकार जो है गिरती हुई दिखाई देगी, यानी मोदी शाह की उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।